हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज बड़े दिन बाद हम आए हैं क्लास 11th का टॉपिक लेकर। कुछ दिनों से हम क्लास 12th के टॉपिक में बिजी थे, तो आज हम करेंगे फ्रिक्शन। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वाला चैप्टर है जो, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ क्या होता है बेसिक सी बात करूँगा और फ्रिक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन नाम है। उसमें 3 लॉज हैं जो आप पहले पढ़कर आए हो, उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अगर किसी को वो भी नहीं आता तो कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, फ्रिक्शन की बात करेंगे आज। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक फ्रिक्शन। आसान तो नहीं है, फ्रिक्शन की बात करेंगे। किसकी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो सबको पता होगा क्या होता है। नहीं सर, हमें नहीं पता। हमें पता होता तो हम यहाँ क्यों आते, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन देखो क्या होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में है, ये ब्लॉक इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो जब ये इसके ऊपर मोशन करेगा या पड़ा भी है, जब ये मोशन करेगा या रेस्ट पे भी है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये मोशन करेगा, अगर मान लो अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, अप्लाइड फोर्स इस तरफ, मैं इसको उस तरफ खींच रहा हूँ, तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट और अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी बात, टू द या पैरेलल टू द सरफेस। कौन सा? कॉन्टैक्टिंग सरफेस। पहली बात तो पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, दूसरी बात ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? देखो, ये अप्लाइड फोर्स, तो ये बॉडी मूव करेगी, मान लो नहीं भी करेगी, तो इसके अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वो ये जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है इसके पैरेलल ही लगेगा। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है जी। तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो हमेशा क्या होगा? सरफेस के पैरेलल होगा। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये होता क्या फ्रिक्शन यार? पढ़ा होगा। होता क्यों होता है फ्रिक्शन? फायदे क्या हैं इसके, नुकसान क्या हैं? बड़ी बेसिक सी बात। क्या होता है कि यार दुनिया में ना कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। उसको जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज़ में, तो आपको उसके अंदर इर्रेगुलरिटीज़ दिखेंगी। क्या दिखेंगी? इर्रेगुलरिटीज़। किसी में ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी। तो ये सरफेस है, इसके अंदर इर्रेगुलरिटीज़ है। इसके ऊपर एक और सरफेस रखा तो उसमें भी इर्रेगुलरिटीज़ होंगी। तो जो इसके ऊपर सरफेस रखा मैंने, उसमें भी इर्रेगुलरिटीज़ होंगी। ऐसे समझ रहे हो? तो ये इर्रेगुलरिटीज़ दोनों आपस में लॉक हो जाती हैं, दोनों लॉक हो जाती हैं, और ये मूव करने में दिक्कत होगी। तो इसको मूव करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो मैं इस पर इधर से फोर्स मार रहा हूँ, तो ये इर्रेगुलरिटीज़ इधर से फोर्स मारेंगी कि हम इर्रेगुलरिटीज़ हम ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं। अगर तो मेरा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया, अगर, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैंने इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो उधर से एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने और बढ़ाया उधर से और बढ़ा। जब मेरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये इर्रेगुलरिटीज टूट जाएंगी तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तो मोशन होगी। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है या बराबर भी है, या तो कम है, अगर अप्लाइड फोर्स, देखो ये एफ क्या अप्लाइड, अगर ये ज़्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से तो मोशन होगी, तो बॉडी मूव करेगी। अगर ये अप्लाइड फोर्स कम है फ्रिक्शनल फोर्स से, या बोलो बराबर भी है, इक्वल भी है, तो बॉडी क्या होगी? ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट में होगा, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, है ना। ऐसे यार ये सरफेस है, मैंने इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा, इसको जोर मार रहा हूँ, अब ये मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है। अब मैं और जोर लगाऊंगा, अभी मूव नहीं, ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो मूव किया। यानी कि मेरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो गया तो मूव होने लग गया। समझ? इर्रेगुलरिटी समझते हो? अब बोलोगे ये तो बहुत प्लेन है,
इससे ज़्यादा प्लेन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी चीज़ जितनी मर्जी प्लेन हो, जितनी मर्जी स्मूथ हो, पर उसमें इरेगुलरिटीज होंगी। हाँ, कम होंगी किसी और ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, बट होंगी ज़रूर। दुनिया में कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन तो होगी ही होगी, फ्रिक्शन तो होगी ही होगी। दुनिया में कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है। हम न्यूमेरिकल्स में लिख देते हैं कि मान लो फ्रिक्शनलेस है, तो आपने उस केस में फ्रिक्शन नहीं लेनी। अगर लिखा गया हुआ, अगर नहीं लिखा गया तो फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करो। समझ में आई? पक्का? जैसे अभी तक फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ा था, उसमें फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही थी, ब्लॉक रखा हुआ था, ऊपर को नीचे को लग रही थी, जिसने पढ़ा होगा। तो अब उसी में फ्रिक्शन भी घुसा देंगे। पक्का? चलें आगे। ओके, तो अब बात करते हैं ये फ्रिक्शन कितने टाइप्स की होती है। फ्रिक्शन तो समझ में आ गई होगी, फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन दो तरह की होती है। अच्छा, फ्रिक्शन होती है टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर देयर। दो टाइप्स की फ्रिक्शन कौन सी होती है? नंबर 1 काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, हाथ जोड़ के मत बैठो, कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाने शुरू करो। सही है? काइनेटिक फ्रिक्शन। नंबर टू है कौन सी? क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन भी इसको बोलते हैं कहीं जगह। डायनामिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरी स्टैटिक या डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक को ही लिख लो यार। डायनामिक फ्रिक्शन भी इसको बोलते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन एक ही बात है, डायनामिक या स्टैटिक। हम ज़्यादातर स्टैटिक देखेंगे लिखा हुआ, तो आप पर याद रखें। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, FK लिखा हुआ मिलेगा, इसको FS बोलोगे। सही है? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जब कोई बॉडी मोशन में है, लिखो व्हेन द ऑब्जेक्ट is in motion, so friction between the object and contacting surface is kinetic friction। देखो, फ्रिक्शन तो होगी जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी। अब वो कांटेक्ट में या तो मूव करते हुए होंगी या रेस्ट पे होंगी। जब कांटेक्ट में है, जैसे ये बॉडी, एक ये बॉडी है ना, ये ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट, मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा। सही है? तो अभी क्या इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होगी? अब बोलोगे कि मैंने तो अप्लाइड फोर्स लगाया ही नहीं। जैसे एग्जांपल लो, मान के देखो कि मान लो ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है। सही है? इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है। सही है? इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हम बोलते थे कि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उधर को फोर्स लगाया तो मूव करने लगी, तो जिधर इसका अप्लाइड फोर्स हुआ तो इसके ऑपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा था। ऐसे ही तो पढ़ा ना अभी तक। ऐसे अप्लाइड फोर्स, उधर को फोर्स जा रहा है अप्लाइड फोर्स, देखो, तो इसके ऑपोजिट में इधर को एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो अभी तो मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा, अप्लाइड फोर्स हम बोलेंगे कुछ है ही नहीं, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा? होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इस बात को याद रखें, फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा ही होगा। समझो, देखो, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर से। ठीक है, इधर से फोर्स लगाया, क्या पता ये फोर्स लगाने पे मूव ना करा हो। अरे यार, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं ऐसे, ये मेरे फोर्स लगाने से मूव कर रहा है, ये नहीं कर रहा, कम फोर्स हुआ। तो कम हुआ फोर्स, तो उधर से फ्रिक्शन तो लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना एक। ठीक है, जब तक ये फोर्स कम रहेगा इससे, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। सही है? मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में भी है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, तो भी उसके अंदर फ्रिक्शन होगा। तो जो उसके अंदर फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी स्टैटिक है, अभी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और जो उसके अंदर फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है, कुछ भी करे, इसके ऊपर रोल कर रहा है ऐसे या स्लाइड कर रहा है, तो जो उसके अंदर फ्रिक्शन हुआ उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है?
ओके, पहली बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन बाद में करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे तो रेस्ट में इसको पहले कर ले, नहीं, इसको बाद में करेंगे, समझने वाली बात है, कंसेप्चुअल चीज़ है, पहले काइनेटिक समझो फिर स्टैटिक समझ में आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है कि जब बॉडी मोशन में हो, इसके ऊपर चल रही हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, तो फ्रिक्शन पैदा होते होते जो भी है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। जब रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। आपने फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्रिक्शनल का फॉर्मूला पढ़ा होगा म्यू इंटू एन, शायद पिछली क्लासों में म्यू इंटू आर पढ़ा हो। आर और एन एक ही चीज़ है, आर और एन एक ही चीज़ है, कुछ उसको आर बोलते हैं, कई लोग उसको एन बोलते हैं। है क्या ये, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। आर बोलो एन बोलो, अभी हम एन बोलेंगे तो आर की बात खत्म कर देते हैं। कहीं बुक्स में आर भी लिख रखा होगा तो घबराना मत, आर और एन एक ही चीज़ है। आपने 9th 10th में आर पढ़ा होगा, म्यू आर, आर भी नॉर्मल रिएक्शन है, उन्होंने आर से रिएक्शन लिख दिया, हमने एन से नॉर्मल रिएक्शन कर दिया, एक ही बात है। हम अभी एन ही पढ़ेंगे तो एन की बात करते हैं। तो म्यू इंटू एन, क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक है मोशन में, तो मैं म्यू भी काइनेटिक वाला लूंगा, तो म्यू के एन लिखता हूँ। समझ आ रही बात, ओके। अच्छा, अब ये म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये म्यू के है तो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब मोशन हो रही हो। म्यू एस एक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है, म्यू एस, ये भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बट ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग गिवन हुआ तो अलग अलग ले लेना। कभी कभी म्यू के म्यू एस अलग अलग नहीं होगा, सिर्फ म्यू लिखा होगा तो उसी को म्यू के मानना, उसी को म्यू एस मानना, जैसा गिवन होगा वैसा मान लेना, घबराने की जरूरत नहीं है, हम अभी अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक का अगर अलग दे रखा हुआ तो अलग वैल्यू रखना, स्टैटिक का अगर अलग दे रखा हुआ तो अलग रखना न्यूमेरिकल में। अगर सिर्फ म्यू की वैल्यू दे दी हुई, के एस ना लगाया हुआ, तो उसी को म्यू के, उसी को म्यू एस। एग्जाम्पल्स करेंगे सब समझ में आएगा, अभी सिर्फ इतना समझो। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा, काइनेटिक वाला, या मैं बोलूँ एफ के, क्या होता है, म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। सही है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे निकाल लोगे। कैसे, देखो एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा। पक्का फॉर्मूला नोट कर लिया, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। हम क्या करें, इसको सारे को रब कर देते हैं, एक एग्जांपल करेंगे तो दिमाग क्लियर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। मान लो ये रही बॉडी, एक ऑब्जेक्ट 5 kg का, ये एक सरफेस है, ठीक है। तो मैंने इधर को एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना, मेरा एफ क्या है, 5 न्यूटन, ठीक है जी। और इन्होंने गिवन है, ये दोनों कांटेक्ट में हैं, तो म्यू गिवन है, म्यू के ही गिवन है, लो म्यू के इज इक्वल टू 0.1 गिवन है। देखो म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या होता है, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। अलग अलग लकड़ी होगी तो अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, मेटल होगा कोई अलग होगा, कॉपर का अलग, सिल्वर, अलग अलग के लिए अलग अलग। यार हर मटेरियल अलग अलग फ्रिक्शन पैदा करेगा, तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइंड वैल्यू गिवन होगी, घबराओ मत, तुम्हें नहीं लेनी, याद भी नहीं करनी, जो गिवन होगी वो रख देना। सही है, कई बार बाकी वैल्यू गिवन होगी, ये निकालने को बोल देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही है, समझ में आ रही बात, ठीक है जी। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बीच में फ्रिक्शन है, उसका म्यू के गिवन है, हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालो। पक्की बात है, सही है, करो। हो गया, हो गया, नहीं हुआ, देखो मुझे पता नहीं होगा, अभी तो पहली बात कर रहे हैं। देखो मैंने इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है यार, ठीक है। क्या ये गिवन है कि ये ऑब्जेक्ट मूविंग में है, रेस्ट है, कुछ बात ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है मूविंग है रेस्ट। देखो अगर मूविंग हुआ तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मूविंग हुआ तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू के इंटू एन।
अगर रेस्ट पे हुआ तो स्टैटिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि अभी तक आपको बताया ही नहीं गया। तो अभी हम काइनेटिक के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये मूविंग है या नहीं, क्या ये 5 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगा या नहीं करेगा। देखो समझो, जब मैंने इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा तो इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ होगा, इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, होगा ना। देखो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका फोर्स नीचे को लगेगा m इंटू जी, यानी 5 इंटू जी, जी कितना है, जी मान लो 10 लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर को एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सही है। तो आपको पता लगा जो n है वो 5g के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है, अगर इधर को फोर्स लगाए तो आगे जाएगा, कम हुआ तो यहीं खड़ा रहेगा, ऐसे थोड़ी ऊपर नीचे थोड़ी मूव करने लग जाएगा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो है ना, तो वर्टिकल वाले फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन के इक्वल होंगे, तो n इज इक्वल टू 5g। तो हम लगाएंगे, हम क्या करेंगे, अच्छा तो हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा, म्यू n, म्यू कितना है 0.5, n कितना है 5 इंटू जी, जी कितना है 10, 50 इंटू ये, तो ये लगा 5 न्यूटन। तो कितना लगा 5 न्यूटन। यार अगर फोर्स उधर को 5 न्यूटन लग रहा है अप्लाइड फोर्स, तो उतना ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को मार रहा है। इतनी बात समझ में आई है ना, समझ में आई ना। ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इसको कर दो आप 10 न्यूटन कर दो। लो अभी क्या करो, अभी समझो, अभी क्या हुआ, मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन लगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इधर को 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, इधर को फ्रिक्शन मार रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगी ही नहीं, स्टैटिक तो हमने पढ़ी ही नहीं। अब देखो, अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन हुआ, अगर ये मैं बोलूँ 10 न्यूटन हुआ, तो 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 0.1, अब कितना हुआ देखो। अब फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगा 5 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स उधर को लग रहा है 10 न्यूटन। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट फ्रिक्शन ने 5 न्यूटन का ऑपोजिट डायरेक्शन, मैंने इधर को 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट इधर को फोर्स लगाने के कारण एक ऑपोजिट फोर्स डेवलप हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स, और वो कितना हुआ 5 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ यार, नेट फोर्स कितना हुआ, जितना उधर को लगा ये अप्लाइड, माइनस जितना इधर को लगा कौन, फ्रिक्शनल फोर्स, कितना लगा इसके ऊपर नेट फोर्स, 10 माइनस 5 यानी कि 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन से अब इधर को भागेगा। मैंने तो लगाया 10, बट 10 के ऑपोजिट में एक 5 न्यूटन का फोर्स डेवलप हो गया खुद ब खुद, इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो अब ये उधर 10 न्यूटन के फोर्स से नहीं जाएगा, नेट फोर्स इसके ऊपर अभी कितना है, अभी कितना है, कितना है जी 5 न्यूटन है। तो हमें पता चल गया एफ नेट। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो ये एफ में एफ नेट रखते हैं, आपको पता होगा हमेशा। तो एफ नेट हमारा निकल कर आया 5, मास मुझे पता है इसका 5, एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, तो एक्सेलरेशन आई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो निकालना था। पहले अगर तो बॉडी बता रखी हो मोशन में है तो भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स तो निकालना पड़ेगा, तो नेट फोर्स निकाल लो और एक्सेलरेशन निकाल दो। कभी कभी एक्सेलरेशन गिवन होगी, पूछेगा इसका मास बता दो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रखते मास निकल आता, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा, ठीक है जी। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही सिंपल सा फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझो, फिर चलेंगे आगे, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन समझनी जरूरी है, काइनेटिक समझ में आ जाएगी तो कुछ कुछ स्टैटिक भी आने लग जाएगी। देखो मैं बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास है 2 kg, ठीक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये लो ऐसे फोर्स लगाया, कितना 10√2 का, और ये फोर्स 45 डिग्री पे लग रहा है, सही है। और ये है ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा है, ऐसे फोर्स लगाया, वही क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ म्यू इज इक्वल टू 0.3,
म्यू के म्यू एस कुछ नहीं है तो इसी को म्यू के मान लोगे। अगर म्यू के गिवन होता तो इसको मानते, अभी अकेला म्यू है तो यही हमारे लिए के हो जाएगा। अभी हम स्टैटिक के क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, देखो अभी डाउट की बात ही नहीं आएगी। जब स्टैटिक करेंगे तो पता लगेगा कि स्टैटिक लगाना काइनेटिक लगाना। अभी मैं सिर्फ काइनेटिक की बात कर रहा हूँ, आपने काइनेटिक आंखें बंद करके लगाना है। जब देखेंगे अगला स्टेप तो समझ में आएगा कि स्टैटिक और काइनेटिक कब कब लगाना है, क्या फ़र्क है। अभी काइनेटिक के समझो, फिर स्टैटिक की तरफ जाएंगे। ठीक, देखो अब ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको समझो। ये फोर्स लग रहा है ऐसे, ये है फोर्स 10√2 का। मुझे यार ये मतलब ये ऊपर उठ जाएगा, नहीं, ये बॉडी इधर को कैसे जाएगी, इधर को जाएगी इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। यार जो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही तो इसको ऐसे लेकर जाएगा। समझ आई बात? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको इसके ऊपर स्लाइड करवाएगा, ये वाला कंपोनेंट तो इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट तो इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही बात? देखो क्या क्या होगा इसके ऊपर, इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका नीचे को लगेगा फोर्स mg, यानी कि 2 × g। g क्या है? g मान लो फिर 10 है, सही है। इसको ऊपर की तरफ लगेगा एक परपेंडिकुलर सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन, इधर को लगेगा इसके। देखो कभी भी ऐसा हो जब एंगल पे हो, रिजल्टेंट फोर्स गिवन हो ये वाला, तो जो थीटा होता है, जैसे देखो ये फोर्स लग रहा है और ये थीटा गिवन है, ये फोर्स है ये थीटा है। जो थीटा होता है इसके कंपोनेंट निकालने होते हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा, बता देता हूँ। जो थीटा होता है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। जहाँ पर थीटा होगा जिस लाइन के ऊपर, तो इस वाली लाइन के ऊपर कंपोनेंट है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा। जिसके ऊपर थीटा होता है तो वो उस फोर्स का कॉस कंपोनेंट होता है, एफ कॉस थीटा। तो ये वाला फोर्स हुआ एफ कॉस थीटा, यानी कि √10√2 कॉस थीटा, यानी कि 45 डिग्री। समझ में आया? ये क्यों कॉस हुआ? क्योंकि इसके ऊपर 45 है। अगर 45 यहाँ होता तो ये कॉस थीटा होता, अब 45 इस पे है तो ये एफ कॉस थीटा, और ये होगा एफ साइन थीटा। एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, तो ये हुआ एफ कॉस थीटा, तो ये होगा एफ साइन थीटा। इसको लिखेंगे एफ यानी कि 10√2 और साइन 45 डिग्री। समझ में आया? हमें ये कंपोनेंट नहीं चाहिए, इसका कोई काम ही नहीं, तो ये कट गया। हमने इसके दो कंपोनेंट निकाले। अब क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे? देखो अब देखो इसको रब कर दे, इसका काम खत्म हो चुका। अब देखो अब हमें n चाहिए, हमें पता करना है ये बॉडी मूविंग है या रेस्ट पे है, तो हम क्या करेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हुआ, अच्छा ये आएगा कितना, इसकी वैल्यू रख लो, 10√2 × 1/√2, यही तो आएगा। तो ये हो गया 10, ये आया 10, सही है, और ये भी आएगा 10, दोनों आए 10। एफ कॉस थीटा भी 10 आया, ये भी 10 आया, और ये भी 10 आया, सही है। अब देखो ऊपर को 10 लग रहा है। अब देखो ये वर्टिकल में तो ऊपर जाने से था, अभी तो इक्विलिब्रियम में वर्टिकल में, तो हम बोल सकते हैं, अच्छा एफ क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू × n होता है, और n किसके बराबर है? देखो ऊपर को फोर्स लग रहा है, एक तो n लग रहा है, n की डायरेक्शन में ही एक और फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा। और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो देखो एक तो n लग रहा है इस पर, और एक ये ऊपर को ये नहीं लग रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ये भी तो इधर ही लग रहा है। एफ साइन थीटा भी इधर लग रहा है, n भी इधर लग रहा है, और नीचे की तरफ लग रहा है mg। तो ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ आया? वर्टिकली फोर्स होंगे। तो वैल्यू रख दो, n की मेरे को वैल्यू निकालनी है, n प्लस एफ साइन थीटा हमने निकाला 10, और g कितना है? m × g, यानी कि = हो जाएगा 20। तो n आया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। n कितना आ गया? 10 न्यूटन। हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 0.3 × 10, यानी कि कितना आया? 3 न्यूटन। यानी कि अगर इधर को 10 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है, एफ। इसका मतलब बॉडी क्या करेगी? इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स के, इतना। इसका मतलब बॉडी क्या है? मोशन में है। इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सी लगाएंगे? काइनेटिक लगाएंगे। सही है, वो तो लगाई दी हमने, एफ के = μ1 लगाई दिया, क्या दिक्कत है?
दूसरी बात, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो एफ नेट हमें पता है कितना है, 10 उधर को लग रहा है, -3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ए कितना आया, 7/2 यानी कि 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा। होपफुली क्लियर हो रहा होगा, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा होगा, इसको दोबारा देखें, अगर नहीं समझ में आया पीछे जाएं, वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है काइनेटिक फ्रिक्शन में, अभी और कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब स्टैटिक पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी सिर्फ काइनेटिक की बात कर रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करें, पहले ऑब्जेक्ट का पता करें कि वो मूविंग है या रेस्ट पे है। सही है, पता लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, तभी आप नेट फोर्स रख सकते हो। आप ये वाली फोर्स मत रख देना यहाँ पर, F इजिकल टू एम ए में हमेशा नेट फोर्स रखी जाती है। क्लियर है, पक्का, ये सेकंड लॉ में पढ़ाया भी गया है। ओके, चलें आगे, चलें जी, ठीक है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, बहुत जितना आ गया, अभी और आ जाएगा धीरे धीरे। अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, देखो अगला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं जी, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफ एस से, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जो जब बॉडी रेस्ट पे हो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होने पे, जैसे ये बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में और भी रेस्ट में पड़ी, मूव नहीं कर रही, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो होगी, और वो फ्रिक्शन कौन सी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने पढ़ी थी अभी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होती थी म्यू के इंटू एस, सॉरी म्यू के इंटू एन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, तो आप बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी म्यू एस इंटू एन। सही है, बुक में लिखा होगा, बिल्कुल सही है, नहीं है सही, ये गलत है। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन होती है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन नहीं होता था। म्यू एस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। सही है, ये बिल्कुल सही है, बट ये नहीं सही। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि यार ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होती, ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सर ये कहाँ से आ गई, दो तरह की फ्रिक्शन होती थी, स्टैटिक और काइनेटिक। अब आप एक नई तरह की फ्रिक्शन ले आए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, नई तरह की फ्रिक्शन नहीं बोल सकते हम। क्या होता है कि एक मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। समझाता हूँ, अभी आप ये समझो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझो, इस बात को समझो, फिर मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो वेरिएबल होती है, इज़ अ वेरिएबल फोर्स, या आपको किताबों में लिखा मिलेगा इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग। जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो ये कहता था, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। अब बोलोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन तब होता है जब मोशन होती थी, तो जितनी ज़्यादा मोशन होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ऐसा नहीं होता, काइनेटिक फ्रिक्शन को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन को, आई रिपीट, स्पीड से लेना देना नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता था यार, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता था, म्यू के इंटू एन। क्या यहाँ पर कहीं स्पीड है? काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। जैसा सरफेस होगा, स्पीड जैसी मर्जी हो, उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, कम ज़्यादा होगा। सही है, और वो वेरिएबल नहीं होता।
जितना लगता है लगता रहेगा, स्पीड जितनी भी हो वो उतना ही रहेगा। मेरी बात समझ में आई? ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी, चाहे स्पीड 10 हो 20 हो। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू फिक्स रहेगी, एन की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो उतनी ही वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की आती रहेगी। कांस्टेंट फोर्स होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स है एक। बट मैं बोल रहा हूँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सॉरी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक वेरिएबल फोर्स होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है। और ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे समझो, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी समझाता हूँ मैं। समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, मैंने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो ये ऑपोजिट में फोर्स मारेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ऑपोजिट में फोर्स मारेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं बोलता हूँ ये ऑपोजिट में फोर्स मार रहा है जी, फ्रिक्शनल फोर्स कितने का भी मार रहा है ना, ऐसे नहीं करते। अच्छा वैल्यू लेते हैं, वैल्यू नहीं लेते, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर से फोर्स लगाया अप्लाइड फोर्स, तो इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पक्का। अगर ये अप्लाइड फोर्स ग्रेटर हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स के तो बॉडी मूव करने लगेगी या मोशन में आ जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे अप्लाइड फोर्स से, तो बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट में। जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? वेरिएबल होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल कैसे? सेल्फ एडजस्टिंग। कैसे? समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मतलब ये है कि मान लो मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, मैं बोल देता हूँ ये ऑब्जेक्ट है जी 100 kg का। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यार ये बॉडी मैंने खींची, मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं हिला, तो इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होगा, इधर भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होगा। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं हिला, तो यानी इधर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होगा 10 न्यूटन का ही, दोनों बराबर हो गए, नहीं हिला। मैंने अब 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या इसी ऑब्जेक्ट पे क्या इधर फ्रिक्शनल फोर्स 10 का ही लगा रह जाएगा? नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स अब बढ़ जाएगा, वो 20 न्यूटन का हो जाएगा। अभी भी बॉडी नहीं मूव करेगी, अभी भी दोनों बराबर हैं। अब मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करेगा, 30 न्यूटन पे ले आएगा, अभी भी बॉडी नहीं हिली। अब मैंने क्या किया? फोर्स बढ़ा दिया 40 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी 30 न्यूटन ही लग सकता था मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं लग सकता था। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू की अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है वो, और एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है वो, इससे ज़्यादा उसके पास शक्ति नहीं है। ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है μs × n। देखो फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करेगा, आप जितना फोर्स लगाओगे उतना लगा देगा ये। मतलब ये मैक्सिमम 30 न्यूटन का फोर्स लगा सकता था इधर को, फ्रिक्शनल फोर्स, बट जब मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या तभी इसने 30 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लग गया? नहीं। अरे यार मैं इसको इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ और मेरे 10 न्यूटन को देख के उसने तभी 30 न्यूटन का उधर को लगा दिया, तो बॉडी तो उधर को भागने लग जाएगी। मैं इसको 10 न्यूटन से इधर से खींचा और इसको समझ नहीं आया, इसने फ्रिक्शनल फोर्स इधर को 30 न्यूटन का तभी लगा दिया जितना मैक्सिमम लगा सकता था। तो यानी मैंने खींचा इधर को, बॉडी की मूवमेंट किधर को ही, एफ नेट हुआ उधर को, तो यानी बॉडी 20 न्यूटन के फोर्स से उधर भागेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप खींच इधर करो या बॉडी उधर को भागेगी, ऐसा थोड़ी हो सकता फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है। जितना फोर्स आप लगाओगे आपके साथ साथ अपना फोर्स बढ़ाने लग जाता है। फिर एक टाइम आएगा कि उसके पास पावर नहीं रहती, वो बोलता है बस अब मेरी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है। जब उसकी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी होती है, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं। हाँ वो डिपेंड करेगा म्यू पे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम फोर्स डिपेंड करेगा म्यू पे। μs × kn होता ना मैक्सिमम फोर्स इसमें, बट ये चेंज करता रहता है। वेरिएबल फोर्स में बोल रहा हूँ, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये। कितना अपने आप को एडजस्ट करेगा? कहाँ तक करेगा? लिमिटिंग फोर्स तक करेगा। लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू आप इतनी निकाल सकते हो। लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया, माइंड इट, अगर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी मूव कर जाएगी। अगर आपका फोर्स
अगर आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये रहा, आपका फोर्स कम है तो बॉडी रेस्ट में, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये रहा, आपका फोर्स कम है तो बॉडी रेस्ट में, आपका फोर्स बराबर हो गया तो भी बॉडी रेस्ट में। जब आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ गया तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। समझ आई बात? कुछ दिमाग में गया? यानी कि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो बॉडी की, मेरी बात समझो, आप बॉडी की लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दो। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम थी तो इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है या बराबर है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो जाए, मतलब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 30 न्यूटन, मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी इससे ज़्यादा होगी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर कर इसके बराबर ले आएगा, 20 ही लगाएगा, 30 नहीं लगाएगा। अरे यार 30 लगा दिया तो बॉडी इधर मूव करना स्टार्ट कर देगी, ऐसा नहीं होता। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता, जितना उधर से लगेगा उसके बराबर ही लगाएगा। कि मैं बस पड़ा रहूँ, ज़्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, वो 20 लगा रहा है तो मैं 20 लगा दूंगा तो मैं रेस्ट पे रहूँगा, मैं 30 लगाऊंगा तो मैं इधर भागने लग जाऊँगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ्रिक्शन के कारण ही तो आप बैठे हो, नहीं तो इधर उधर भागो, स्लिप कर जाओ। पढ़ा होगा 10th में कि फ्रिक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम नहीं होगी फ्रिक्शन तो स्लिप कर जाएंगे, यही बात होगी। नहीं होगी तो ज़्यादा फोर्स उधर को लगेगा तो आप भाग जाओगे, ऐसा होता नहीं है। समझ में आई है बात? पक्का? आगे चलें, न्यूमेरिकल करते हैं और समझ में आएगा पक्का ना। इसको समझें, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है μs इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता μs इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन μk इंटू एन होता है, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन μs इंटू एन होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की, जहाँ तक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगी। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो या लेस हो तो बॉडी मोशन में नहीं होगी। कैसी होगी? रेस्ट पे रहेगी। एक न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन देखो, ये रहा 5 kg का वेट, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और μs गिवन है 0.2, μk गिवन है 0.3। ठीक है, तुम्हें बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या करोगे? तुम्हें ऑब्जेक्ट बताया ही नहीं गया मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो तुम ऑब्जेक्ट को पता करो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मूव कर रहा हुआ, अगर मूव कर रहा हुआ तो Fk की वैल्यू लगा देना μk इंटू एन, नेट फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो F नेट कैसे निकाल लोगे? जो अप्लाइड फोर्स माइनस Fk, ऐसे करोगे। सही है। अगर मूव नहीं कर रहा हुआ तो क्या करोगे? तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लोगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक चलती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकती है। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू थी जिस पे वो अभी भी मोशन में था, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ये थी मैक्सिमम फ्रिक्शन, और मैक्सिमम ही फोर्स लगे। जब तक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर रहेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तब मोशन में आई, यानी कि फ्रिक्शन की रेस्ट पे रहने की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? लिमिटिंग फ्रिक्शन थी जो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकता है, फिर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकती है। अगर रेस्ट पे रहा तो, अगर रेस्ट पे रहा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। मतलब बॉडी अभी रेस्ट पे है, मैक्सिमम फोर्स जितना उसमें लग रहा है और अप्लाइड फोर्स कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाता है। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है जी। मैं बोलता हूँ अभी तो निकाल लो कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, तो उसके लिए क्या करोगे? आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगा, आई रिपीट, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगा तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके अप्लाइड फोर्स के बराबर ले आएगा। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ज़्यादा नहीं हो सकता, या इक्वल भी हुआ, ऐसा बोल दो। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हुआ फोर्स से तो बॉडी मोशन में आएगी। मैं बार बार बोल चुका हूँ, इस बात को समझो। तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, आपको पता चल जाएगा रेस्ट है या मोशन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये रहा, μs गिवन है आपको, नहीं गिवन होता म्यू वो रखते, n नहीं पता, n निकाल दो, नीचे को लगेगा mg
ऊपर को लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो n इज इक्वल टू mg होगा। तो n की वैल्यू रख सकता हूँ mg, m कितना है ये, g कितना है 10 मैंने मान लिया, 5 × 10 50 × 5 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ जी 5 न्यूटन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम 5 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा सकता है। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। ये 5 न्यूटन का है। क्या अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। क्या अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन से ज़्यादा है? अच्छा कितना हुआ? 5 × 10, 5 नहीं, कम हुआ, 5 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 50, ये हुआ 50 × 2, यानी कि 10.0, 10 न्यूटन आएगा, 10 आएगा ना, 10 आएगा, सॉरी, कितना हुआ? 10। तो क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हुआ जी? 10 न्यूटन। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के ज़्यादा है? नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो क्या होगा? रेस्ट। तो बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे ही रहेगी, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। समझो इसको, रेस्ट पे ही रहेगी। रेस्ट पे रहेगी तो एक्सेलरेशन 0, रेस्ट पे ही रहेगी तो एक्सेलरेशन 0। पक्का? समझ में आया? ठीक है जी, पक्का ना? अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं क्या करता हूं, इसको लो, अगर मैं ऐसा कर देता हूं भी, इसको 10 kg मान लेता हूं। मैंने क्या किया, वेट 10 kg का है। अच्छा अब देखो, अब समझो इसको, कुछ नहीं हुआ, बाकी सारा कुछ सेम है। लो अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी? अब बताओ मुझे एक्सेलरेशन क्या होगी? वैसे ही करो, तुम क्या करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो, क्या होगी? μ × n, म्यू पता है मुझे 0.2 μs, 0.2 × n, n मैंने निकाला था 10 × 10 और g कितना 10 × 100, तो कितना आया? × 100 200, तो आया 20 न्यूटन। अच्छा अब समझो क्या हुआ। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था, वो 20 न्यूटन का लग सकता था, 20 न्यूटन का लग सकता था, और अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का है। तो इधर वाला फोर्स ज़्यादा, इधर वाला कम, तो बॉडी इधर को भागेगी। आप बोलोगे नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, वो इसको रेस्ट पे रखना चाहता है, तो वो कम हो जाएगा और 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ज़्यादा नहीं लग सकती लिमिटिंग फ्रिक्शन कभी भी अप्लाइड फोर्स से। अगर लग रही है तो अपने आप को एडजस्ट करके इसके बराबर रखेगा। अब ये भी 10, ये भी 10, अभी भी रेस्ट पे रहेगी, ये रेस्ट पे रहेगी, अभी भी इसकी एक्सेलरेशन 0 आएगी। बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला से ज़्यादा आया तो इस बात को याद रखना कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट करेगा और इस फोर्स के बराबर लेकर आएगा, और हमें उसके बराबर ही रखना। यार लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम है इस बॉडी को लिमिट करके रखना, रोक के रखना कि जब तक हो सके मैं रेस्ट पे रहूं। तो उसका काम 20 पे क्यों लेके जाएगा? वो बोलेगा मैं 10 न्यूटन पे भी इसको रोक के रख सकता हूँ, मैं क्यों 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊं? 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी इधर को। ये तो फिजिक्स के रूल के खिलाफ है कि मैं फोर्स इधर को लगा रहा हूँ और बॉडी मोशन को उधर को जा रही, नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? पक्का क्लियर है? ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए, एक लास्ट क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर रैप अप करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी तो नहीं, अभी तो एक क्वेश्चन करते हैं। समझो इस क्वेश्चन को, क्या है, एक ऐसे दीवार है और इसके साथ मैंने एक वेट है, कितने का है ये, मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रखा है, इसको ऐसे पकड़ रखा है। मैंने क्या कर रखा है, ये 1 kg का वेट है मान लो, और मैंने इसको 40 न्यूटन का फोर्स लगा के ऐसे दीवार के साथ रोक दिया। ऐसे ये वेट है, ये दीवार का ऐसे रोक रखा है और इधर से ऐसे 40 न्यूटन का फोर्स इसको दबा के रख रखा है। सही है, इसको 40 न्यूटन का फोर्स दबा के रख रखा है। ओके, तो ये कैसे जाने की कोशिश करेगा? देखो, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरने की कोशिश करेगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरने की कोशिश करेगा। सही है, नीचे इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो मोशन इसकी इधर होगी, अगर हुई, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, निकालना क्या, निकालना वही है, एक्सेलरेशन निकाल लो इसकी, क्या ये रेस्ट पे रहेगा, मोशन में रहेगा, कितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, जो भी है समझो। ठीक, पर समझो, अब आप बोलोगे कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट फ्रिक्शन है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि अप्लाइड फोर्स आप सोचोगे ये रहा 40 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। आप बोलोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, ये लगेगा, नहीं, गलत है, नहीं। अप्लाइड फोर्स वो लेना है
जो बॉडी की मोशन में काम आए, जो बॉडी की मोशन में काम आए। बॉडी मोशन ऐसे कर सकती है, ऐसे गिरेगी या यहीं रहेगी, तो बॉडी का फोर्स इधर को होगा, तो बॉडी का फोर्स एक इधर को लगेगा F, इधर को एक बॉडी का फोर्स लगेगा, यही अप्लाइड फोर्स लेना है। इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस बात को ध्यान में रखो, समझो इस बात को, समझ आया? अच्छा पहले लिख ही लो, म्यू एस है 0.3, म्यू के है 0.2, ये भी गिवन है। लो ये वाला फोर्स नीचे को कैसे लगेगा, ये वाला फोर्स होगा इस बॉडी का वेट यानी कि mg के बराबर होगा, और ये कितना होगा m इंटू जी, यानी कि मैं g को 10 मान रहा हूँ, 10 न्यूटन। एक फोर्स नीचे को लग रहा है 10 न्यूटन, इसके ऑपोजिट में उधर को लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सही है, ये बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में है तो इधर को एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, पक्का। नीचे को फोर्स लग रहा है ये, इधर को लग रहा है 40 न्यूटन का, इधर को लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। अब करने की कोशिश करो जल्दी जल्दी, मैं टाइम देता हूँ 1 2 और 3। हो गया? देखो अब क्या करोगे, सबसे पहले वही बात, मोशन में है या नहीं है ये पता करो, म्यू एस इंटू एन निकाल कर। म्यू एस गिवन है 0.3, एन नहीं पता यार, एन नहीं पता। देखो ये ऑब्जेक्ट इसको ऐसे दबा के रख रहा है इस सरफेस के साथ, ऐसे फोर्स लगाकर 40 न्यूटन का, तो ये सरफेस के साथ 40 न्यूटन का फोर्स मार रहा है, तो सरफेस भी पलट के 40 न्यूटन का फोर्स मारेगा। अरे यार इस सरफेस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है, इधर 40 का फोर्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है ऐसे उल्टा, तो ये ऐसे तो जाने से रहा इक्विलिब्रियम में है, तो एन ही तो 40 न्यूटन के बराबर होगा, एन ही तो 40 न्यूटन के बराबर होगा। जितना फोर्स मैं दीवार में मारूंगा उलट के दीवार उतना मेरे पे मारेगी, वही तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, वही तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। 4 3 12, 120 और 12 न्यूटन, 12 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स देखो, अप्लाइड फोर्स ये नहीं है, आप बोलोगे अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन नहीं, अप्लाइड फोर्स वो है जहाँ पर बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी ऐसे, और ऐसे फोर्स लगा 10 न्यूटन, यानी कि अप्लाइड फोर्स हुआ 10 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ 12 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगी, 10 न्यूटन पर लेकर आएगी। अप्लाइड फोर्स के साथ, अप्लाइड फोर्स के जितना हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बॉडी रेस्ट पे हुई। इस बात को नोट करें। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा देखें, समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले चैप्टर्स में भी काम आएगा। वर्क एनर्जी पावर में सब फ्रिक्शन के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होकर आते हैं, जरूरी नहीं है किसी चैप्टर में से डायरेक्ट फ्रिक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्क एनर्जी पावर में आपके अंदर फ्रिक्शन डाल दी जाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चंस उठाकर, ओके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, उनको देखें, ओके। खुश, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।